हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12th हिंदी अंतरा किताब का जो हमारा चैप्टर है, जिसमें हम कविता वाले सेक्शन को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें दो कविताएं आपकी, एक बनारस है, एक दिशा है। दोनों को लिखा है केदारनाथ सिंह जी ने। ये आपके कवि है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहेगी उस पे हम बनारस वाली जो हमारी कविता है इसको समझेंगे, और जो दिशा वाली कविता है उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आपको सिखाया जाए कि किस तरीके से साप्रसंग व्याख्या की जाती है, साथ ही साथ में किस तरीके से पेपर में आपके क्वेश्चन बनते हैं, और चैप्टर की समरी को यानी कि कविता की समरी को भी हम समझेंगे। तो सारी चीज़ों को देखेंगे एक ही वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो हमारे कवि है उनका नाम है केदारनाथ सिंह, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। बनारस वाला जो चैप्टर, पहले इसकी समरी को देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये समरी दे रखी है कि केदारनाथ सिंह ने लिखी है बनारस कविता। ये आधुनिक हिंदी कविता का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। यह कविता शहर के प्राचीन गौरव और वहाँ की धीमी गति के साथ साथ वहाँ होने वाले जो परिवर्तन है उनको बहुत खूबसूरती से दिखाती है। यानी कविता में बनारस शहर के बारे में बताया गया है, और वहाँ पर क्या-क्या चेंजेस होते हैं उनको बताया गया है इस पूरी कविता में। तो स्टैन्ज़ा बाय स्टैन्ज़ा साप्रसंग व्याख्या करने से पहले मैं आपको एक इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि कविता की समरी है क्या। तो देखो, बनारस जो पार्ट है उसका सार आप समझो। यह कविता समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने दुनिया के सबसे जो पुराने शहर है उनमें से एक है बनारस, उसके मिजाज को बताया, उसकी आध्यात्मिकता को यानी कि वहाँ पर पूजा पाठ कैसे होती है उसको बताया है, और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण किया है। तो कविता में आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि बनारस में कौन सी चीज़ें होती हैं, साथ ही साथ में वहाँ पर पूजा पाठ कैसे होती है उसको बताया गया है। मुख्य विचार क्या क्या है, अब जो यहाँ पर लिखा है ना, बनारस का आगमन, तो ये वाला पॉइंट है असल में बनारस में अ, वसंत का आगमन। तो ये चीज़ आप याद रखना कि जब भी इस वाले पॉइंट को पढ़ोगे तो इसमें ये लिखना है कि बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है। तो पहले कवि बताते हैं कि बनारस में जो वसंत है यानी वसंत ऋतु है वो अचानक आती है। जब वसंत आता है तो लहर तारा और मडुवाडी, देखो ये दो जगह के नाम है, मोहल्ले के नाम है बनारस में। तो उन जैसे मोहल्लों से धूल भरी आंधियां उठती है और शहर का कोना कोना धूल से भर जाता है। जब वहां पर वसंत आता है बनारस में तो इन दोनों मोहल्लों में धूल से भर जाता है वो। ठीक है, यह धूल यहाँ के उल्लास का प्रतीक है यानी कि खुशी का प्रतीक है। उसके बाद में शहर का धीमापन। बनारस की सबसे बड़ी विशेषता यह है इसकी धीमी गति। यहाँ के सब कुछ बहुत धीरे-धीरे होता है। लोग धीरे-धीरे चलते हैं, मंदिर के जो घंटे हैं वो धीरे-धीरे बजते हैं, गंगा की लहरें भी धीरे-धीरे बढ़ती है। यह धीमापन बनारस को दुनिया की भागदौड़ से अलग रखता है। अब यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि लोग आराम-आराम से इस जगह पर पीसफुली काम करते हैं, कोई किसी से लड़ता-झगड़ता नहीं है। विरासत और आधुनिकता का संगम, एक तरफ यहाँ के जो प्राचीन मंदिर है और घाट है, जहाँ भिखारी भी अपनी खाली कटोरियों में निश्चल चमक रखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कभी-कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जब इसके आते हैं कि कवि ने ऐसी बात क्यों बोली थी, तो आपको ध्यान रखना है कवि ने ऐसी बात इसलिए बोली है कि भिखारी अपनी खाली कटोरियों में निश्चल चमक रखते हैं कि यहाँ पर जो लोग वसंत में आएंगे घूमने फिरने के लिए तो वो उनको पैसा देकर जाएंगे। तो ये वाली बात बता रखी है। दूसरी तरफ यहाँ रोज हजारों शव यानी कि लाशें गंगा किनारे अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। ये जीवन की नश्वरता को दिखाते हैं। आपको पता है कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उस नश्वरता को दिखाती है ये लाशें। ठीक है, पूर्णता और शून्यता। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, कवि बनारस को आधा जल में, ठीक है, आधा फूल में, आधा शव में ऐसे बताता है। ठीक है, अब देखो आधा जल में मतलब हो गया यहाँ पर बनारस में गंगा नदी में सब लोग नहाते हैं। आधा फूल में मतलब हो गया कि यहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं। आधा शव में कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इतनी सारी डेड बॉडीज आती है जिनको देखकर लेखक, हमारे जो कवि है, वो ये बात कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा शहर आधा शव में है। ठीक है, इसका मतलब है, देखो ये यहाँ पर दे भी रखा है कि शहर भक्ति में, जीवन में और मृत्यु तीनों का मिश्रण है इस शहर में। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, फिर भी सब कुछ सदियों से वैसा ही बना हुआ है। तो ये बात लेखक बताना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को बताया गया है यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी को। स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब होता है पूजा पाठ को, बस सीधे सीधे ये मतलब याद रखना। बनारस जो है उसकी कंपैरिजन करी हुई है एक पशु से जो खूंटे पर बंधा हुआ है। जैसा कि अगर आप लोग जानते होंगे कि पशुओं को बांधा जाता है, जैसे भैंस होती है तो उसको खूंटे से बांधा जाता है। ठीक है, वो जानवर है तो वो हिलता तो है पर अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता।
तो यही बात लेखक कहते हैं कि बनारस जो है वो एक ऐसे पशु की तरह है जिसमें प्राचीनता भी है और आधुनिकता भी है, और उनके बीच में एक संतुलन बना रखा है बनारस ने, ठीक है। यही इस शहर को एक विराट मानवीय रूप देता है। कवि ये बात बताना चाहते हैं। लास्ट में इसका निष्कर्ष है, बनारस कविता हमें यह सिखाती है कि परंपराएं और आधुनिकता एक साथ कैसे रह सकती है, यानी कि पुरानी परंपरा भी यहाँ पर है, नई आधुनिकता भी यहाँ पर है। यह शहर आस्था का केंद्र है, यानी यहाँ पूजा पाठ होती है, यहाँ भिखारी और सम्राट, जीवन और मृत्यु सब एक ही घाट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि कविता में किस किस बातों को कवि ने उजागर किया है। कवि केदारनाथ सिंह ने ये सारी बातों को बताया कविता में। अब आप इसके जब स्टैंजा को रीड करोगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी सारी चीजें। तो देखो अब पढ़ते हैं इसको। देखो पेपर में आपका सा प्रसंग व्याख्या करने को जब भी आ जाए तो तीन चीज हमेशा याद रखना। सा प्रसंग व्याख्या में सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है इसमें प्रसंग, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना पड़ता है इसमें व्याख्या, जो भी चीज इसमें बता रखी है उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको करना पड़ता है विशेष, ठीक है। तो तीन चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सा प्रसंग व्याख्या में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले प्रसंग लिखना होगा, फिर व्याख्या लिखनी होगी, फिर विशेष लिखना होगा। अब जैसे पहला प्रसंग दे रखा है कि इस शहर में वसंत अचानक आता है, ठीक है। ये वाला जो स्टेंजा अब हम इसकी देख लेते हैं सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित आधुनिक हिंदी कविता के कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित जो कविता है बनारस उससे ली गई है। अगर इतनी सारी चीज याद ना हो तो आप सिंपल ये याद रख लेना कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में जो कवि दे रखे हैं उनसे ली मतलब जो कवि है केदारनाथ सिंह उनके द्वारा रचित है, और ये बनारस कविता से ली गई है। अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होगा इसमें कि इन पंक्तियों में कवि बनारस के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का वर्णन कर रहे हैं। बस इतनी चीजें आप लिख देना। तो उसके बाद में अब आप अपनी व्याख्या लिखनी स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो ये वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है, कि वसंत ऋतु के आगमन को बताया गया है। और वैसे आप अगर शॉर्ट में भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। व्याख्या करनी है इसमें। अब व्याख्या में आपको सारी चीजें बतानी होगी, जो जो इस स्टैंजा में चीजें दे रखी है वो आपको एक्सप्लेन करनी होगी। व्याख्या में आप लिखोगे, कवि कहते हैं कि बनारस में वसंत ऋतु का आगमन पूर्व सूचना देकर नहीं आता बल्कि अचानक होता है। यानी कि कवि ये बात बता रहे हैं कि वसंत ऋतु जब भी बनारस में आती है तो अचानक आती है, और यहाँ वसंत केवल फूलों के खिलने से नहीं होती जैसे हर जगह पर होती है, बल्कि शहर की हलचल से पहचानी जाती है कि वसंत ऋतु आ गई है। यहाँ पर शहर में अलग अलग तरीके से हलचल होती है। वसंत आता है तो शहर के लहरतारा या मडुआडी यानी जो बनारस के मोहल्ले हैं वहाँ उन जैसे औद्योगिक और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से धूल भरी आंधी या बवंडर उठने लग जाता है। यह बवंडर पूरे शहर में फैल जाता है। कवि एक बहुत ही सुंदर इमेज का प्रयोग करके बताते हैं कि इस धूल के कारण, देखो मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ आसानी से, कि इस धूल के कारण इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। तो आपको ध्यान रखना है कि जब शहर की जीभ किरकिराने लगती है तो ऐसी बात कवि ने कहाँ पर बताई है, तो ऐसी बात जब बताई है जब बनारस में वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो उस टाइम पर यहाँ की ऐसे लगता है कि यहाँ की जो जीभ है वो किरकिराने लगी है। तो इसका मतलब क्या है कि शहर के हर कण में, यहाँ तक कि लोगों के खाने पीने में, बोलचाल में भी धूल और वसंत का उल्लास घुल जाता है। बनारस अपनी प्राचीनता के साथ इस नए बदलाव को महसूस करने लग जाता है जब भी बनारस में वसंत आता है। तो ये बात फर्स्ट स्टेंजा में आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है कि जो, देखो ये व्याख्या यहाँ पर भी दे रखी है कि उठता है धूल का बवंडर। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है कि उठता है धूल का एक बवंडर, और यहाँ पर ये मोहल्ले का नाम भी दे रखा है, ठीक है। तो जब आप इसको रीड करोगे और उसके बाद में व्याख्या करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे इसको याद करना है। विशेष जब आप लिखोगे तो आपको तीन चीजें इसमें मेंशन करनी है, भाषा, अलंकार और मुख्य भाव। अगर आप इस तरीके से विशेष लिखोगे तो आप, मैं आपको फुल गारंटी दे सकता हूँ कि आपके सप्रसंग व्याख्या में पूरे पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। बेशक से आप अपने टीचर से भी कंफर्म करके पूछ लेना। विशेष में क्या होता है, आपको लिखना पड़ेगा कि जो इसकी भाषा है वो कैसी है, तो सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। सबसे सिंपल ये लिख देना। अलंकार की अगर मैं बात करूँ तो आप लिख देना कि शहर की जीभ किरकिराने लगती है, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में मुख्य भाव का मतलब ये है कि जो भी चीज आपने व्याख्या में लिखी है एक्सप्लेन करके उसको शॉर्ट में लिख देना मुख्य भाव में। आप सिंपल सिंपल ये भी दिखा देना कि यहाँ पर बनारस में वसंत कैसे आता है उसको बताया गया, बस इस तरीके से आप लिख देना। या फिर अगर आपको ये वाली लैंग्वेज भी याद हो जाए तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो, ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा।
किस भी तरीके से आप लिख सकते हो। सबसे आसान तो आप ये लिख सकते हो कि बनारस में वसंत कैसे आता है उसको बताया गया है, तो ये इसका मुख्य भाव है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, जो हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है बनारस का, उसमें क्या बता रखा है, ठीक है। ये देखो आपको स्टार्टिंग की और लास्ट की लाइन में बता देता हूँ, किताब में से भी चेक कर लेना बेशक से आप। जो है वह सुख उगाता है और भिखारियों के कटोरों का खाली निचाट खालीपन। तो ये वाला जो स्टेंजा है, इसमें प्रसंग में आपको स्टार्टिंग में यही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां अंतराभाग से ली गई है, ठीक है। जो भी ऊपर है हमने लिखा था वही प्रसंग वैसे ही लिखा जाएगा। बस एक लाइन इसमें ऐड कर देना कि इन पंक्तियों में किस बात को बताया गया है, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि इन पंक्तियों में कवि वसंत के आने पर बनारस की गली और घाट पर जो परिवर्तन होते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, बस ये हमने लिख दिया। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है। वसंत के आते ही बनारस में जीवन सुगबुगाने लगता है, यानी कि लोग नई ऊर्जा से भर जाते हैं, न्यू एनर्जी आने लगती है। जो एनर्जी पहले सोई हुई थी उसमें हलचल शुरू हो जाती है। कवि कहता है कि जब कोई व्यक्ति, देखो ये इंपॉर्टेंट है समझ लो, कवि कहता है कि जब कोई व्यक्ति दशाश्वमेध घाट पर जाता है तो उसे महसूस होता है कि घाट का पत्थर पहले से अधिक मुलायम हो गया है। ये पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि दशाश्वमेध जो घाट है वो एक घाट का नाम है, और कवि ये बात बताना चाहते हैं कि वो पहले से भी ज्यादा कोमल हो गया है। अब ये बात क्यों बताना चाह रहे हैं उसको समझो। इसका मतलब ये है कि सदियों से जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके टच करने से और उनकी पूजा पाठ से इन पत्थरों को भी इतना कोमल बना दिया है उन लोगों की पूजा पाठ ने, कि उसको कवि ने इसमें बताया है, ठीक है। अब लास्ट में ये बात बता रखी है कि घाट की सीढ़ी पर जो बंदर है उनकी आंखों में भी अजीब सी नमी दिखाई देती है वसंत के आने पर। यह शांति और संतोष का प्रतीक है जो शहर की हवा में घुला हुआ है। वसंत आने से पूरे शहर का जो वातावरण है वो चेंज हो रखा है। बनारस में वसंत का एक और रूप दिखाई देता है। अब वो कौन सा रूप है वो इम्पोर्टेंट है, उसको समझ लो। तो देखो बनारस में जब वसंत आता है तो भिखारियों के जो खाली कटोरे हैं उनमें एक अजीब सी चमक आ जाती है। अब होता क्या है कि जब वसंत आता है तो बहुत सारे लोग दूसरे शहरों से आते हैं बनारस में छुट्टियां मनाने के लिए। तो भिखारियों को पता है कि उनके पास में लोग अगर आएंगे वहां पर बनारस में आएंगे तो लोग उन लोगों को भी कुछ ना कुछ पैसे जरूर मिलेंगे। तो श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से भिखारियों के मन में दान मिलने की उम्मीद जगती है, जिससे उनकी खाली कटोरों में भी एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगती है। तो यही बात कवि यहाँ पर बताते हैं। यह चमक उनकी आंखों की आशा को दर्शाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने समझ लिया है सेकंड स्टेंजा को, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेंजा पर। तो देखो ये क्या है कि तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का आना, ठीक है। कवि ने यहाँ पर बता रखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। अब यहाँ पर क्या बता रखा है पढ़ के भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सा प्रसंग व्याख्या करनी है। सबसे पहले प्रसंग लिख देना, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां अंतरा भाग से लिए गई है, ठीक। उसके बाद में एक लाइन में बता भी देना कि कवि क्या बात बता रहे हैं। तो इन पंक्तियों में कवि बनारस की विडंबना और वहां के रोजमर्रा के जीवन का वर्णन कर रहे हैं, बस इतनी चीज आप लिख देना। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ जीवन की खुशियों और मृत्यु की कड़वी सच्चाई को एक साथ दिखाया गया है, ठीक है। जैसा आपको अपनी सुविधा के हिसाब से लगे वैसा आप लिख देना इसमें। अब व्याख्या करने के लिए आ रही है तो कंप्लीट इसकी स्टेंजा की व्याख्या करनी पड़ेगी आपको। व्याख्या क्या है, कवि एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या कभी आपने भिखारियों के खाली घटोरों में वसंत को उतरते हुए देखा है। यानी कि जब भी घाटों पर भीड़ बढ़ती है तो भिखारियों को दान मिलता है, उनके चेहरों पर जो खुशी आती है वह उनके जीवन का वसंत है। पहली बात ये बता दी। आगे कवि ने ये बात बताई है कि बनारस की जो दिनचर्या है वो एक चक्र की तरह है, यानी कि यहाँ पर जो लोग अपनी लाइफ जीते हैं वो एक चक्र की तरह होती है। यह शहर श्रद्धालुओं की भीड़ से बढ़ता है और शाम होने पर फिर से खाली हो जाता है। खाली होने का मतलब ये है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। तो कवि उसको बताता है कि पहले शहर भरता है फिर खाली होता है। यह क्रिया सदियों से इसी तरह चली आ रही है। बनारस की एक कड़वी सच्चाई यह है कि यहाँ हर रोज अनंत शव यानी कि अनगिनत लाशें कंधों पर लाद कर ले जाई जाती है। तंग और अंधेरी गलियों से निकलकर ये शव चमकती हुई गंगा यानी कि मुक्ति के द्वार की तरफ जाते हैं। यहाँ हर सुबह उल्लास के साथ शुरू होती है और हर शाम मृत्यु के सन्नाटे के साथ गंगा किनारे खत्म होती है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से यहाँ पर लाश को लाया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। यही बात कवि ने बता रखी है यहाँ पर, ठीक है। व्याख्या हो गई है। फिर विशेष भी आपको इस तरीके से लिखना है कि यहाँ की भाषा सरल है। अलंकार रोज रोज में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
गली गंगा में अनुप्रास अलंकार है। अलंकार पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ 2 वर्ड एक साथ रिपीट होते हैं, जैसे रोज़-रोज़, कल-कल, आज-आज, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है। साथ ही साथ में जहाँ पर स्टार्टिंग के लेटर्स अगर रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पर भी गाय, यहाँ पर भी गाय, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है? अलंकार से लिए रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी एक्सपर्ट के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हमने कंप्लीट तरीके से समझा रखा है आसानी से, किस तरीके से आपको पेपर में पहचानना है अलंकारों को। मुख्य भाव क्या है इस वाले का? तो मुख्य भाव यही है कि बनारस के आध्यात्मिकता और नश्वरता का चित्रण किया गया है। या आप ये लिख देना कि कवि ने ये बताया किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं, साथ ही साथ में यहाँ से भीड़ खाली होती है, ठीक है? ये देखो नेक्स्ट में समझा रखा है, बनारस में जीवन और मृत्यु के बीच कोई दूरी नहीं है, दोनों एक ही गली का हिस्सा है, ये बात बता रखी है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट में ये है कि बनारस का जो भाग नेक्स्ट स्टेंजा है कि इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते घंटे। इसमें जो है लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आसान है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार इसको रीड करो, व्याख्या को याद करो, आसानी से आप पहचान लोगे क्या लिखना है। सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या में प्रसंग कर लिखना होता है, तो प्रसंग हमने लिख दिया है इसमें कि प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक अंतरा से ली गई है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लिख देना। अब एक लाइन में समझा भी देना कि इन पंक्तियों में क्या बात बताई है, तो कवि बनारस की उस धीमी गति का वर्णन कर रहे हैं जो इस शहर की पहचान है, बस। यानी कि कवि ने बताया कि बनारस में हर चीज़ें धीरे-धीरे होती है। व्याख्या अगर आप इसमें लिखोगे तो लिख देना कि कवि कहते हैं कि बनारस में सब कुछ बहुत धीरे-धीरे होता है, यहाँ धूल धीरे-धीरे उड़ती है, लोग धीरे-धीरे चलते हैं, मंदिरों के घंटे धीरे-धीरे बजते हैं, शाम भी धीरे-धीरे होती है। ठीक है? उसके बाद में कवि ये बात बताते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, वो भी किस तरीके से रह रहे हैं। यहाँ धीरे-धीरे होना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि इस शहर के सामूहिक लय का मतलब होता है एक ऐसा गाना जो सब लोग मिलकर गाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सामूहिक लय को बताती है, सभी काम धीरे-धीरे होता है। इस धीमेपन ने पूरे शहर को बहुत मजबूती से बाँध रखा है। इसी कारण बनारस में कुछ भी गिरता है या हिलता नहीं है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर बनारस में कुछ भी गिरता नहीं है, कुछ भी हिलता नहीं है। पुरानी संस्कृति भी एज़ इट इज़ मेंटेन है, क्योंकि हर लोग आराम-आराम से अपना काम करते हैं। यहाँ आधुनिकता की आंधी तो आई है, यानी कि नई-नई चीज़ें तो आई हैं, लेकिन बनारस की जड़ों को नहीं हिला सकी। यानी कि यहाँ की जो परंपराएँ हैं, उनको कोई भी चीज़ नहीं हिला सकी है। यहाँ आधुनिकता तो है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ इसको नष्ट नहीं कर पाई है, यहाँ की संस्कृति को। उसके बाद में नेक्स्ट में बता रखा है, कवि बताते हैं कि बनारस में इसमें सब कुछ अपनी जगह स्थिर है। गंगा आज भी वहीं बह रही है, नाव आज भी वहीं बंधी है, तुलसीदास की खड़ाऊ यानी कि चप्पल भी सैकड़ों साल से वहीं रखी है। इसमें कवि ये बात बताना चाहते हैं कि आधुनिक होने के साथ-साथ ये शहर आज भी पुरानी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि बनारस ने अपनी प्राचीन विरासत और संस्कृति को आज भी सँभाल कर रखा है। मैंने ये बात आपको बताई है, यही बात इसमें लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये व्याख्या इसकी कंप्लीट हो गई। अब विशेष लिख दो। विशेष में 3 चीज़ें लिख देना। सबसे पहला होता है भाषा, कि कौन-सी भाषा है, ठीक है? उसके बाद में अलंकार, फिर मुख्य भाव। ये 3 चीज़ लिख दोगे तो आपको आसानी से विशेष में नंबर मिल जाएँगे। भाषा क्या है? भाषा सरल है, ठीक? धीरे-धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश है। मुख्य भाव क्या है? यहाँ बनारस की पुरानी परंपराओं को दिखाया गया है, सबसे आसान। देखो ये नीचे की लाइन है ना जो, यहाँ बनारस की प्राचीन विरासत और संस्कृति को दिखाया गया है, ठीक है? इस तरीके से आप लिख देना। किताबी लैंग्वेज लिख कर आना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है? समझ के लिख लेना आप चीज़ों को। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हिंदी में भी याद करने लग जाते हैं, जबकि याद मत करो, समझ लो, समझने के हिसाब से लिख देना। ये वाले पॉइंट भी लिख सकते हो, इससे आसान भी लिख सकते हो, ठीक है? बस मेन जो इसका मीनिंग है, उसको मत बदलना, बस। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा है कि कभी सही साँझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में। अब इस वाले को समझ लेते हैं हम। देखो सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा, सप्रसंग व्याख्या में। प्रसंग आप लिख देना। उसके बाद में अब आ जाओ व्याख्या पे। व्याख्या में आप क्या लिखोगे? कवि कहते हैं, यदि आप शाम के समय अचानक इस शहर में प्रवेश करें और इसे गंगा आरती की रोशनी में देखें तो आपकी इस अद्भुत बनावट का पता चलेगा। यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से बनावट की गई है। यह दृश्य मन को चकित कर देने वाला है। आप खुद ही सोचो, शाम का टाइम हो रहा है, गंगा नदी बह रही है, आरती हो रही है, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। कवि ने बनारस को आधा-आधा बताया है, जिसका मतलब है कि यहाँ 2 अलग-अलग दुनिया है, ठीक है? आधा जल में है, यानी कि आधे लोग गंगा में हैं, आधा मंत्रों के स्वरों में गूंज रहा है। यह आधा फूलों में, फूलों का मतलब पूजा की सामग्री की खुशबू में है, यानी आधे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं,
और आधा शवों में है। शवों का मतलब यहाँ पर मृत्यु की सच्चाई को भी बताया गया है, ठीक। आधा शवों में होने का मतलब ये है कि यहाँ पर डेड बॉडीज बहुत ज्यादा है। अब उसके बाद में समझना पड़ेगा आपको नेक्स्ट में, ये क्या है, यह आधा नींद। देखो यहाँ पर कवि ये बता रहा है जो शहर है वो कैसे कैसे, आधा जल में है, आधा फूल में है यानी कि पूजा पाठ कर रहे लोग, आधा मृत्यु में है, यह आधा नींद में यानी पुरानी परंपराओं की सुस्ती में है, और आधा शंख में यानी कि भक्ति की जागृति में है। अंत में कवि कहते हैं कि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यह शहर आपको आधा लगेगा और आधा है भी नहीं। यानी कि इसका मतलब ये है कि बनारस का एक रूप दिखाई देता है भौतिक, और दूसरा रूप केवल महसूस किया जा सकता है आध्यात्मिक। यह शहर होकर भी अपने आप में पूर्ण है, ठीक है। मतलब अधूरा होकर भी अपने आप में पूरी तरीके से पूर्ण है। ये बात इस वाले स्टैंजा में समझाई गई है। विशेष क्या है इसका, विशेष में आपको 3 चीजें लिखनी है, भाषा, अलंकार, मुख्य भाव। भाषा, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार क्या है, सही सांझ में अनुप्रास अलंकार है। देखो यहाँ पर आपको दे रखा होगा सही सांझ, देखो ये लिख रहा है सही सांझ, तो सही सांझ में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इसमें से आपको अलंकार ढूंढ के लिखने हैं। मुख्य भाव लिख देना कि बनारस की विविधता को बताया गया है बस, या फिर बनारस की लाइफ स्टाइल को बताया गया है, बनारस के जीवन को दर्शाया गया है। तो ये बात है इसमें। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेंजा में। नेक्स्ट में भी यही बात है कि जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के। तो इस वाले स्टेंजा में क्या बात बता रखी है, सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग लिखने के बाद में व्याख्या करनी है। अब व्याख्या कैसे करोगे उसको समझ लो। कवि कहते हैं कि बनारस शहर आज भी मजबूती से खड़ा है, लेकिन इसे सहारा देने के लिए पत्थर या ईंटों के किसी भौतिक खंभे की जरूरत नहीं है। यानी कि ये शहर आज भी खड़ा है लेकिन इसको किसी खंभे की जरूरत नहीं है। यह शहर अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास पर टिका हुआ है। जो चीजें दिखाई नहीं देती या आध्यात्मिक है, उन्हें कई अदृश्य स्तंभों ने थाम रखा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ शवों की राख, वैराग्य और आरती की रोशनी, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। यहाँ शवों की राख, वैराग्य और आरती की रोशनी यानी कि भक्ति के ऊंचे स्तंभ है। यहाँ ऐसे स्तंभ है जिनको देखा नहीं जा सकता। चिताओं की आग और गंगा का पवित्र पानी इस शहर को स्थिरता देता है। यहाँ हवन का धुआं, अगरबत्ती, फूलों की खुशबू, ये वातावरण को पवित्र बनाए रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है आदमी के उठे हुए हाथ, गंगा में अर्घ्य देते हुए। जैसा आपने देखा होगा कि गंगा में अर्घ्य देते हैं तो हाथ को उठाते हैं, और प्रार्थना में उठे हुए लोगों के हाथ पैर की असली शक्ति है। यानी कि इसमें कवि ये बात बता रहे हैं कि ये जो शहर है, ये इसको किसी ने पकड़ नहीं रखा है, लेकिन फिर भी जो इसके अंदर की संस्कृति है, इसकी जो वैल्यूज है, इसकी जो एजुकेशन है, वो आज भी खड़ी हुई है बिना किसी स्तंभ के। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो श्रद्धा है, वही इसके स्तंभ है, यानी कि वही इसके खंबे हैं जिन्होंने इनको पकड़ रखा है। इसी सामूहिक आस्था ने बनारस को युगों युगों से गिरने नहीं दिया है। तो ये बात इसमें बता रखी है। अब आ जाओ विशेष में। विशेष में आपको ये लिखना है कि कौन सी भाषा है, क्या अलंकार है, मुख्य भाव। तो इसकी जो भाषा है वो सरल है, ठीक है, और खड़ी बोली का प्रयोग है। राख और रोशनी में अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद में मुख्य भाव लिख देना कि बनारस की पुरानी संस्कृति को बता रखा है। या ये भी लिख देना कि हाँ, बनारस की अजेयता को दिखाया गया है। कवि यह संदेश देते हैं कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी संपत्ति नहीं बल्कि उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ें होती है, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा इस वाली पोयम का। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोयम है दिशा, उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में समझेंगे। तो देखो इसमें क्या बता रखा है, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह। तो इस वाले स्टेंजा में क्या बात है, सबसे पहले तो आपको प्रसंग ही लिखना पड़ेगा। अब इसको अगर समझना है तो व्याख्या इसकी देख लो। कवि कहते हैं कि बनारस शहर सदियों से गंगा के जल में खड़ा होकर किसी अलक्षित, अलक्षित का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, ठीक है, यानी कि जो परमात्मा है, तो सूर्य को जल चढ़ा रहा है। यानी कि कवि ये बात बता रहे हैं कि जो बनारस शहर है वो सदियों से गंगा में खड़ा होकर जो परमात्मा दिख नहीं रहा है उसकी पूजा कर रहा है। यह शहर उस ईश्वर की आराधना में लगा है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, यानी कि जिस ईश्वर को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद में बता रखा है कि बनारस को एक योगी की तरह दिखाया गया है, ठीक है, यानी कि योगी का मतलब हो गया जो सन्यासी होता है उसकी तरह दिखाया गया है। बनारस शहर जो गंगा के पानी में अपनी एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। एक टांग पर खड़ा होना एकाग्रता और कठोर साधना का प्रतीक है। अब इसमें बात बता रखी है कि अगर एक टांग पर खड़ा है ये शहर, तो इसका मतलब ये है कि ये पूजा पाठ में लगा हुआ है। कवि एक बहुत ही गहरा कटाक्ष और सत्य कहते हैं, यानी कि कवि एक सच्चाई बता रहे हैं
कि यह शहर अपनी दूसरी टाँग यानी कि जो बाहर की दुनिया है, आधुनिकता या भौतिक बदलाव है, उससे बिल्कुल बेखबर है। इसको पता ही नहीं है कि नई ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है? लेकिन ये अपनी पुरानी वैल्यूज़ को, पुराने एजुकेशन को, पुराने ट्रेडिशन को यानी कि जो पुराना उसका ट्रेडिशन है, पुरानी संस्कृति है, उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उसको दूर नहीं रख रहा है। बनारस अपनी परंपराओं में देखो बता रखा है, परंपरा में, अपनी मस्ती में और अपनी ही आस्था में इतना खोया हुआ है कि उसे दुनिया की भाग-दौड़ या होने वाले परिवर्तन की कोई परवाह नहीं है। ये तो इसकी व्याख्या थी, ठीक है? अब इसके विशेष क्या है कि आपको लिखना पड़ेगा इसकी भाषा, तो भाषा सरल है। अलंकार की अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्टेंज़ा में आपको अलंकार साफ दिखाई दे जाएगा, मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर निर्जीव चीज़ों को ऐसा दिखाया जाता है कि लिविंग थिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो देखो पूरे शहर को ऐसा दिखा दिया है ना कि योगी की तरह एक टाँग पर खड़ा हुआ है। आप खुद ही सोचो कि क्या कोई शहर एक टाँग पर खड़ा हो सकता है? नहीं। शहर तो जबकि एक नॉन लिविंग थिंग है, तो लेकिन इसको दिखाया गया है ना, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मुख्य भाव आप लिख देना, कवि ने बनारस शहर की सुंदरता को दिखाया है। सबसे आसान तो यही है, ठीक है? बाकी आप ये भी लिख सकते हो कि बनारस की अचल और आस्था और एकाग्रता को दिखाया गया है, ठीक? तो यहाँ पर ये वाली जो हमारी कविता है बनारस, उसको हमने समझ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम दिशा को समझ लेंगे, ठीक है? दिशा वाली जो कविता है, दिशा वाली कविता इसके कंपैरिज़न में बहुत छोटी है, क्योंकि उसमें सिर्फ़ एक ही स्टैन्ज़ा है, ठीक? तो यहाँ पर वीडियो हो गई है खत्म, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, जुड़े रहे यक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।